नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बताता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आज के हम इस सेशन में आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट, जो हमारा यूजीसी जेआरएफ का पेपर है, पेपर सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट, उसकी थर्ड यूनिट आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और फर्स्ट चैप्टर हमारा डिमांड, वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उत्कर्ष के इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब हम अपना प्रारंभ करते हैं लेक्चर आज का। हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स, थर्ड यूनिट है हमारी, और आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। ठीक है, डिमांड, मांग, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम मांग कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि डिमांड होती क्या है। तो देखिए, हमें जो बाजार में जो डिमांड नजर आती है, यानी कि अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि मेरा एक मित्र है और वो मित्र क्या करता है, वो कह रहा है कि यार मुझे BMW कार लेने की बहुत इच्छा है, मतलब उसकी डिजायर है, उसकी पसंद है कि वो लाइफ में BMW कार लेना चाहता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में क्या हम उसे मांग कहेंगे? जो मेरा मित्र है वो BMW कार की क्या रखता है, इच्छा रखता है, उसकी डिजायर है, उसका सपना है कि वो एक दिन BMW कार लेगा। क्या इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे डिमांड कहा जाएगा? तो आंसर होगा नहीं, उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ वो एक डिजायर है। क्या है? डिजायर है। मेरा दूसरा मित्र है, वो भी कह रहा है कि सर मुझे भी BMW कार लेनी है। क्या लेनी है? BMW कार लेनी है। अब मैंने कहा अच्छी बात है, तो भाई पहले वाले को भी लेनी थी, आपको भी लेनी है, आपकी भी डिजायर है। कह रहे हाँ है। मैंने कहा मुझे ये बताओ, क्या आपके अकाउंट में बैलेंस है? 75 लाख रुपए की BMW कार आएगी, क्या आपके अकाउंट में इतना पैसा है? आपके पास कैश इन हैंड है इतना? कह रहे हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा ओहो हो, जो पहला मित्र था मेरा ए, उसकी डिजायर तो थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो कार को नहीं ले पा रहा था, उसके लिए सिर्फ एक वो सपना है। ठीक है, हमने कहा ये जो इच्छा है, ये जो डिजायर है मेरे ए मित्र की, ये इकोनॉमिक्स में इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि हाँ यार उसका वो डिमांड कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में हम उसको डिमांड की श्रेणी में नहीं डालेंगे। सेकंड, दूसरा जो मेरा मित्र था बी, उसके पास भी डिजायर थी कि उसको भी BMW लेनी है, और साथ साथ में वो कह रहा है कि सर मेरे पास अकाउंट में 75 लाख रुपए है, मैं BMW खरीद सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, दो बातें हो गई बी मित्र के पास। पहला, उसकी डिजायर है BMW कार लेना। सेकंड, उसके अकाउंट में 75 लाख रुपीज है। अब मैंने कहा थी ठीक है चलो तो फिर आओ चलते हैं BMW कार ले लेते हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, डिजायर है, मेरे पास क्रय करने की पावर भी है, परचेजिंग पावर भी है, लेकिन मैं कंजूस प्रवृत्ति का हूं। बी मित्र है मेरा, वो कह रहा है मैं कंजूस प्रवृत्ति का हूं। क्या मतलब? आराम से सेंट्रो चल रही है, उसी में काम चला लेंगे। हाँ, तो मैंने कहा ओ हो, आपकी डिजायर है BMW लेने की, आपके पास परचेजिंग पावर है, आपके पास पैसा रखा है, लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते, है ना, आप उसके लिए पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा आपको भी हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की कैटेगरी से बाहर करते हैं। दो मेरे मित्र जिनकी BMW कार लेने की डिजायर थी, एक ही, उसको भी बाहर कर दिया क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। दूसरा मित्र जिसकी डिजायर थी, साथ साथ में उसके पास बैलेंस भी था, है ना, परचेजिंग पावर भी थी, लेकिन वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था, एबिलिटी टू पे नहीं थी, पे करने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने कहा आप भी मेरी डिमांड की डेफिनेशन से बाहर हो। तीसरा मेरा फ्रेंड था जो BMW कार की डिजायर रखता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, उसके पास परचेजिंग पावर है, मींस उसके पास सोर्स है, पैसा है उसके पास खरीदने के लिए। तीसरा, वो खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है, पे करने के लिए रेडी है। कह रहा है कि योगेश जी बताओ अभी चलते हैं, अभी के अभी चलते और BMW कार खरीद लेते हैं। मैंने तीसरी जो कैटेगरी का जो मेरा फ्रेंड है, उसकी जो मेरे जो कंपोनेंट्स उसमें मिले हैं, पहला डिजायर है, दूसरा उसकी परचेजिंग पावर है,
तीसरा आता है विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, तो वो पे करने के लिए तैयार है। ये तीनों फैक्टर जैसे ही मुझे दिखे मैंने कह दिया भाई ये वास्तव में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में डिमांड है, यानी कि इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। तो अगर आपको समझना है कि हम किसे डिमांड कहें किसे ना कहें, अर्थशास्त्र की भाषा में किसे मांग कहें किसे ना कहें, तो उसमें 3 फैक्टर देखने बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से 3 फैक्टर है, तो पहला फैक्टर है आपका डिजायर, यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे मेरा तीसरा फ्रेंड था, उसकी कार BMW कार बाय करने की क्या थी, इच्छा थी, डिजायर था, उसका सपना था। दूसरा परचेजिंग पावर, उसके अकाउंट में मैंने कहा 75 लाख रुपए रखे थे, 75 लाख रुपीज है उसके पास, साधन है, परचेजिंग पावर है, वो खरीद सकता है BMW कार। तीसरा मैंने कहा, थर्ड पॉइंट आता है हमारा विलिंगनेस टू पे, और वो तैयार था कि कह रहा अभी के अभी चलो, मैं अभी के अभी लेने को रेडी हूं, अभी के अभी मैं 75 लाख रुपए खर्च करके और BMW कार खरीदने को तैयार हूं। तो मैंने कहा जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे मुझे, तब मैं कहूंगा तब वो क्या है, डिमांड है। क्या है, डिमांड है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है डिमांड की, डिमांड फॉर कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय कमोडिटी। ठीक है, हाईलाइट कर लेना, डिजायर टू बाय। ठीक है, विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आहा, दूसरा पॉइंट मिल गया, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, मतलब मेरी जेब में दम है, मेरे पास पैसा है भाई, उसको मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो पहला मेरी डिजायर हो गई, मेरा सपना हो गया, इच्छा हो गई। दूसरा मेरे पास पैसा भी है, मेरी पॉकेट में रखा है पैसा 75 लाख रुपए, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और मैं खर्च करने के लिए बस तैयार हूं, मुझे छोड़ो और मैं अभी जाता हूं अपनी BMW कार लेने। तो ये तीनों फैक्टर जब हम मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिमांड कहते हैं। वस्तु की मांग, वस्तु को क्रय करने की इच्छा के साथ पर्याप्त क्रय शक्ति। तो पहला इच्छा, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। दूसरा पर्याप्त क्रय शक्ति, है ना, जेब में दम होना चाहिए। तीसरा उसे खर्च करने की तत्परता। ये तीनों जब फैक्टर मिल जाएंगे तो बच्चा उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। समझ आया नहीं आया? इसके अलावा और फैक्टर भी हैं जो हमारे डिमांड के साथ होते हैं। तो यहां पे देखो एग्जांपल से आपको समझा रखा है, यहां पे 2 एग्जांपल है जो आपको बता रहे हैं कि क्या डिमांड है या नहीं है। मैंने BMW का एग्जांपल लिया था, यहां पे आपको मकान का, बहुत बड़ा मकान है बेटा, है ना, लग्जरी हाउस जिसको हम कहते हैं, वो मकान है और वो लेने की डिजायर है। तो देखो क्या कह रहा है, यू डिजायर टू हैव एन बिगर हाउस। तो आपकी डिजायर क्या है, कि आपका सपना है कि मेरा एक दिन बहुत बड़ा मकान होगा, है ना, हाँ, बहुत बड़ा मकान होगा, बट यू डोंट हैव इनफ मनी। सपना है, डिजायर है कि मेरा बहुत बड़ा मकान होगा, लेकिन आपके पास उस मकान को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, जेब में दम ही नहीं है भाई। दिस डिजायर विल रिमेन जस्ट विशफुल थिंकिंग। बस ये एक सपना ही है ना, ये डिमांड नहीं है। आपका सपना सपना ही रह गया, मांग नहीं बना। अर्थशास्त्र में हम उसे मांग नहीं कहेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, इफ यू हैव इनफ मनी, यानी कि आपकी डिजायर तो थी, डिजायर तो हमने कंसीडर कर लिया, डिजायर थी कि बड़ा मकान चाहिए हमें, और साथ साथ में क्या है, इनफ मनी है, पैसा भी भरा पड़ा है, दबा के पड़ा है पैसा भी, सर बताओ कितना चाहिए। बट यू हैव नॉट विलिंग टू स्पेंड, बट यू हैव नॉट विलिंग टू स्पेंड, मतलब ये हो गया बेटा विलिंग टू स्पेंड। इसको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो बेटा, ये है बढ़िया आदमी। कह रहा है डिजायर है, बहुत बड़ा मकान लेना है ना, हाँ, और पैसा भी बहुत पड़ा है भाई, खानदानी रहे इसे हम, कह रहे लेकिन कंजूस आदमी हम, पे नहीं करेंगे, है ना, तैयार नहीं हम लेने के लिए। तो हमने कहा बढ़िया आदमी है, याद रख सकते हो आप इसको, तो बढ़िया नहीं बनना है यहाँ डिमांड में। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, तो रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, बाकी हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो दोनों के दोनों डिमांड की डेफिनेशन से बाहर है। पहला तो बिल्कुल ही क्लियर है, कह रहा है कि ठीक है डिजायर है, बड़ा मकान लेना है, लेकिन हमारे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, इनफ आपके पास मनी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। दूसरा कह रहे डिमांड, डिजायर है, पैसा भी बहुत पड़ा है, ठीक है, खूब बैंक बैलेंस है मेरे पास, लेकिन हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ये भी डिमांड नहीं है और ये भी डिमांड नहीं है। तो फिर डिमांड होगी क्या? तो आपका बड़ा घर, आपका एक सपना है, एक डिजायर है, आपके पास
इनफ मनी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए और विलिंगनेस टू पे, यानी कि आप उसे खर्च करने के लिए तैयार है, उसे हम डिमांड की श्रेणी में लाएंगे। ठीक है, तो डिमांड के 3 कंपोनेंट्स अभी तक आपने देखे हैं, लेकिन डिमांड के 3 कंपोनेंट्स के साथ साथ 2 कंपोनेंट्स और ऐड होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 कंपोनेंट्स, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे डिमांड के। तो पहला क्या है? डिजायर, फर्स्ट है डिजायर, ठीक है। दूसरा क्या है? परचेजिंग पावर, है ना, औकात में होनी चाहिए चीज, है ना, जेब में पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। फिर तीसरा आता है एबिलिटी टू पे, फिर आप बनिए नहीं हो, आप जो डिजायर है, जो आपकी परचेजिंग पावर है, वो दोनों साथ है और साथ में आप खरीदने के लिए भी क्या है? तैयार है कि हम रेडी हैं सर। फिर आता है प्राइस एंड क्वांटिटी, ये भी इसका एक पार्ट है डिमांड का, कि ये भी एक एलिमेंट्स है, ये हो गया 4th एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरा आता है स्पेसिफिक टाइम, कि एक टाइम में देखा जाएगा कि आपकी डिमांड क्या है। ये एक डे हो सकता है, ठीक है, एक वीक हो सकता है, ये टाइम पीरियड, ठीक है, और अ मंथ हो सकता है, ठीक है, ईयर हो सकता है, जो भी है एक स्पेसिफिक टाइम होगा। समझ आया नहीं आया? प्राइस क्या है? 75 लाख रुपए बेटा BMW की गाड़ी की प्राइस है। क्वांटिटी क्या है? एक कार हम खरीदेंगे तो BMW हमारी एक कार, एक क्वांटिटी 75 लाख रुपए पे। तो कितने फैक्टर हो गए? 5 कंपोनेंट्स हो गए हमारी डिमांड में। पहला, डिजायर होनी चाहिए, BMW खरीदनी है हमें किसी भी हाल में, सपना है हमारा। दूसरा, हमारे पास परचेजिंग पावर है, पैसा अथाह है हमारे पास। तीसरा हम खर्च करने के लिए तैयार है, एबिलिटी टू पे। चौथे नंबर पे आता है प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस है 75 लाख रुपए, जिसपे हम एक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक दिन हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है, एक महीना, एक साल भी हो सकता है, जिसमें हम डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स हो गए किसके? डिमांड के। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिमांड और क्वांटिटिव डिमांड में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, 2 वर्ड है ये, ठीक है, 2 वर्ड है, इनको समझना है। एक है डिमांड और एक है क्वांटिटिव डिमांड, ठीक है। अब क्या है कि आपको पता है कि एक व्यक्ति डिफरेंट प्राइस पर, जैसे प्राइस के कई लेवल ले लेते, जैसे टेबल में एग्जांपल देखो आप, कि आपके पास प्राइस 2 रुपए है, तो आप डिमांड कर रहे हो 28 यूनिट की, ठीक है। आपके पास 3 रुपए है, तो आप डिमांड कर रहे हो 15 इकाई की। आपके पास 4 है, तो आप डिमांड कर रहे हो 8 यूनिट की। तो यहां पे आपके पास क्या है? यहां पे आपके पास डिफरेंट पॉसिबल प्राइस है। क्या है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे आप डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी की क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। अब डेफिनेशन को ध्यान से समझना है, क्या कह रही है? डिमांड रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो एक वस्तु की विभिन्न डिफरेंट, है ना, विभिन्न संभावित कीमतों पर हम विभिन्न संभावित जो कमोडिटी है उसे क्रय करने के लिए क्या है? तैयार है। तो ये जो खरीदी जाने वाली मात्रा है, विभिन्न 2 रुपए पर 28 रुपए, 3 रुपए पर 15 रुपए और 4 रुपए पर 8 रुपए, तो ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर हम जब डिफरेंट कमोडिटी की, क्वांटिटी की जब हम डिमांड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। तो ये तो डिमांड हो गया। मांग से तात्पर्य किसी वस्तु की विभिन्न संभावित कीमतों पर, विभिन्न संभावित कीमतों पर, विभिन्न मतलब 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, यानी कि कई सारे ऑप्शन है आपके पास। विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदी जाने वाली विभिन्न संभावित मात्रा, खरीदी जाने वाली विभिन्न संभावित मात्रा। कौन सी संभावित मात्रा? 28 यूनिट, 15 यूनिट और 8 यूनिट। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। अब क्वांटिटिव डिमांड क्या होता है? क्वांटिटिव डिमांड क्या है? कि गुड्स की जो प्राइस है 6 रुपए है और आप 6 रुपए पर 8 रुपए यूनिट की क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो। 6 रुपए प्राइस है किसी गुड्स की और उस पे 6 रुपए की प्राइस पर आप डिमांड कर रहे हो कितनी यूनिट की? 8 यूनिट क्रय करने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइस है
ये कैसा हो गया, ये एक स्पेसिफिक प्राइस हो गया। कैसा हो गया, स्पेसिफिक प्राइस हो गया। और स्पेसिफिक प्राइस पे बच्चा आप स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी आप बाय करना चाह रहे हो, परचेज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटिव डिमांड रेफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, रेफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। मांगी गई मात्रा का तात्पर्य वस्तु की एक विशिष्ट कीमत, वस्तु की एक विशिष्ट कीमत के विरुद्ध खरीदी जाने वाली एक विशिष्ट मात्रा है। यहां पे आपको अंतर समझ आ गया होगा कि डिमांड और क्वांटिटिव डिमांड में क्या डिफरेंस है। क्वांटिटी जो डिमांड था वहां पे आपके पास डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी को हम परचेज कर रहे थे, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जोर दिया जा रहा है स्पेसिफिक। 6 रुपए पर 8 रुपए की आप 8 क्वांटिटी की आप डिमांड कर रहे हो, परचेज करने के लिए आप रेडी हो, तो ये स्पेसिफिक हो गया। समझ आया नहीं आया? तो ये डिफरेंस है डिमांड में और क्वांटिटिव डिमांड में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ जी, टाइप ऑफ डिमांड। तो डिमांड के टाइप कितने हैं हमारे, हाँ जी, टाइप ऑफ डिमांड। तो डिमांड के टाइप कितने, तो पहला है इंडिविजुअल डिमांड, है ना, और दूसरा है मार्केट डिमांड, ठीक है। ये तो व्यक्तिगत हो गया और वो हो गया बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग ये दो प्रकार है हमारे डिमांड के। अब व्यक्तिगत मांग किसे कहेंगे, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है एक व्यक्ति, है ना, यहां पे ये है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए, इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू डिमांड ऑफ एन कंज्यूमर इन द मार्केट। तो एक बाजार में जो ए नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा जो डिमांड की जा रही है, जो क्या की जा रही है, डिमांड की जा रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कह रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू डिमांड ऑफ एन कंज्यूमर। ये कंज्यूमर कौन है, ए है। तो ए द्वारा बाजार में जो भी मांग की जा रही है ए के द्वारा, उसे हम व्यक्तिगत मांग कह रहे हैं बच्चा, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ठीक है। और मार्केट डिमांड में क्या होगा, मार्केट डिमांड में मार्केट में जितने कंज्यूमर है, तो ये सारे के सारे ऑल कंज्यूमर, ये सारे के सारे ऑल कंज्यूमर है। इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ और ये जी। ये मान लेते हैं कि ये सारे कंज्यूमर है हमारे। इन सभी कंज्यूमर के द्वारा मार्केट में जो डिमांड की जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, मार्केट डिमांड कह रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मार्केट डिमांड रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल। आहा, यहां पे क्या आ गया, ऑल आ गया। यहां पे बाजार में ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, तो बाजार में जितने भी कंज्यूमर है सबकी जो डिमांड है, बाजार में जितने भी कंज्यूमर है उसकी जो कमोडिटी है, जो वस्तु है, उसको लेकर जो मांग है, वो मांग हमारी क्या कहलाती है, बाजार मांग कहलाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिमांड में बाजार में एक उपभोक्ता की जब बात की जाएगी, जब एक उपभोक्ता की मांग की बात की जाएगी, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। जब बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग की बात की जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कहेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है शेड्यूल। हाँ जी, मांग सूची जिसे हम कहते हैं, है ना। अभी हमने रिलेशन देखा था कि डिमांड, है ना, डिफरेंट प्राइस थी जिसपे हम डिफरेंट गुड्स की क्या कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं, टेबल की फॉर्म में, यानी कि जो मेरे पास डेटा था, ठीक है, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड का, उसको मैंने सिर्फ टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। इंडिविजुअल को अरेंज करूंगा तो इंडिविजुअल का हो जाएगा, मार्केट वाले को करूंगा तो मार्केट का हो जाएगा। जैसे मान लो इंडिविजुअल का 1 रुपए पर मिस्टर एक्स था, ए था, जो भी था, वो जो इंडिविजुअल डिमांड थी, इंडिविजुअल डिमांड याद करो, ये कौन है, ये कंज्यूमर है ना, इसका नाम क्या है, ए है। ए 1 रुपए पर 4 यूनिट की डिमांड कर रहा है, 1 रुपए कीमत पे, ठीक है। फिर 2 रुपए की कीमत पे 3 यूनिट की डिमांड कर रहा है, 3 रुपए की कीमत पे 2 यूनिट की डिमांड कर रहा है,
और 4 रुपए जब कीमत होती है गुड्स एक्स की, तो वह एक्स की 1 यूनिट की डिमांड करता है। ये जो डेटा होता है जब इसके मैं टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिमांड शेड्यूल में ए की बात कर रहा हूं तो ये इंडिविजुअल हो गया। जब मार्केट में ऑल कंज्यूमर की बात करूंगा, मैं ऑल कंज्यूमर्स की बात में करूंगा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी कंज्यूमर है उन सबके डेटा को जब मैं टेबल में रिप्रेजेंट करूंगा, टेबल की फॉर्म में, तो वो कैसी हो जाएगा, वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट क्यों, क्योंकि यहां पे हमने ऑल कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर करा है। ठीक है, जैसे ये है ए और बी, मेरे पास मान लो मार्केट में 2 कंज्यूमर है। समझाने के पॉइंट से ज्यादा करूंगा तो फिर टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारे मार्केट में 2 कंज्यूमर है एक गुड्स को लेकर, है ना, जो गुड्स एक्स है उसके 2 कंज्यूमर है ए और बी। तो ए जो 1 रुपीज की कीमत है उस पे 4 यूनिट की डिमांड कर रहा है और बी कितनी कर रहा है, 5 कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूंगा तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, 1 रुपए पर 9 यूनिट की। बताओ समझ आया नहीं आया। जो 2 रुपए कीमत है उस 2 रुपए की कीमत पर ए 3 यूनिट की डिमांड कर रहा है और बी कितने की कर रहा है, 4 की कर रहा है। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई 2 रुपए पर, 7 रुपए। फिर 3 रुपए जब कीमत होती है तो उस पर ए 2 रुपए की डिमांड कर रहा है और बी कितने की कर रहा है, 3 रुपए की कर रहा है। तो 2 और 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 2 और 3 5, ये मार्केट डिमांड हो गई 3 रुपए पर 5 यूनिट की। 4 रुपए जब कीमत होती है तो 4 रुपए की कीमत पर ए डिमांड करता है 1 रुपए की, एक क्वांटिटी की, और बी डिमांड करता है 2 क्वांटिटी की। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। तो मैंने करा क्या है, बहुत सिंपल है। अभी हमने डिमांड को समझा था, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। उसका जो डेटा है ना, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, तो वो जो डेटा था उसको मैंने बस टेबल की फॉर्म में रख दिया। बस इंडिविजुअल का था तो मैंने जब उसको टेबल की फॉर्म में रखा तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया। पूरा कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर का डेटा था तो मैंने उसको जब टेबल के फॉर्म में रखा तो वो क्या बन गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है, अर्थ क्या है। कह रहे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ना, इज अ टेबल शोइंग क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर कंज्यूमर, अंडरलाइन कर लेना 1, यहां पे नाम है इसका ए। ठीक है, ए की बात हो रही है। इन द मार्केट is ready to buy at different, है ना, possible price of commodity at a point of time। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक कंज्यूमर है बाजार में, वो डिफरेंट जो हमारी टेबल में जो प्राइस दे रखी है आपको, उस पे जो यूनिट की वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, उसको हम टेबल के उसमें शो कर रहे हैं। जो डेटा था हमारा, डेटा हमारे पास पहले भी था, उसको हम टेबल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो वो क्या कहला रहा है, मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो हाईलाइट कर लेना टेबल। ठीक है, तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर हम कमोडिटी को क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत मांग सूची एक तालिका है, वापस से आ गया हिंदी में, हाँ जी, जो वस्तु की मात्रा दर्शाती है जिसे बाजार में एक विशेष उपभोक्ता, यानी कि मिस्टर ए की बात हो रही है, मार्केट में एक समय में वस्तु की विभिन्न संभावित कीमतों पर क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, व्यक्तिगत। अब आता है मार्केट वाला। तो मार्केट वाले में क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। देखो यहां पे पहले भी टेबल लिख रहा था, अब भी। इंडिविजुअल मार्केट में चेंज क्या हुआ है, तो चेंज अगर आप देखोगे ना ध्यान से, दोनों में सिर्फ एक वर्ड का चेंज है, वो है ऑल। वहां पे एक कंज्यूमर था जिसका नाम था, हमने रखा था मिस्टर ए। यहां पर बाजार में जितने भी कंज्यूमर है, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो 2 है। हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। एक तो ए लिया है और एक क्या लिया है, मैंने बी लिया है। इन दोनों की जो डिफरेंट प्राइस पर जो डिमांड है उसको टेबल की फॉर्म में जब हम शो करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अनुसूची एक तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा को, है ना, अनुसूची क्या है, एक तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा को दर्शाती है, जिसे बाजार में सभी
ऑल कंज्यूमर, सभी उपभोक्ता एक समय में वस्तु की विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदते हैं। समझ में आया है नहीं आया? बताओ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये टेबल में जब हमने इसको रिप्रेजेंट करा टेबल की फॉर्म में जो डेटा था, ठीक है, तो वो जो टेबल में आप देखोगे ना तो इनवर्स रिलेशन नजर आएगा आपको। सर किसके बीच में नजर आएगा इनवर्स रिलेशन? तो जो प्राइस है एक्स गुड्स का और जो क्वांटिटी है एक्स गुड्स की, कमोडिटी की, उनके बीच में आपको इनवर्स रिलेशन दिखेगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब पहले तो देखते हैं कि है या नहीं है। हमने टेबल तो बना दी, ये देखो 1 रुपए प्राइस, 4 क्वांटिटी हो गई आपकी, प्राइस आपकी 1 से 2 हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो बताओ आपने डिमांड क्या कर दी, क्वांटिटी कितनी कर दी आपके, कम कर दी, यानी कि आप 4 से कितने पे आ गए, 3 पे आते हैं। 3 रुपए से फिर दोबारा प्राइस कितनी हो गई, 2 रुपए से कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। 3 की जगह आप 2 क्वांटिटी कर रहे हो, 3 की जगह 4 हो गई प्राइस, 2 की जगह 1 कर रहे हो आप। यानी कि आप यहां देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हम जो एक्स कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है वो लगातार गिरती जा रही है। और अगर यही मैं कहूं कि 4 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गई, तो आप देखोगे आपकी डिमांड है जो वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये रिलेशन जो है जो आपको टेबल में दिख रहा है ये इनवर्स रिलेशन है, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी आपकी क्वांटिटी है जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी रिलेशन को जो टेबल में शो हो रहा है इसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। कैसा रिलेशन कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। विपरीत संबंध है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई जाने वाली मात्रा जो है उसमें विपरीत संबंध है। समझ आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये क्या है, डिमांड कर्व क्या है? तो पहले हमारे पास सिर्फ डेटा था, एक तो ए का डेटा था जो कंज्यूमर है मार्केट में, उसका डेटा था, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा था, ठीक है। फिर हमने उसके डेटा को, मैं एक ही बात करूंगा, ठीक है, हमने उसके डेटा को टेबल में जब रिप्रेजेंट करा, टेबल में जब शो करा, तो हमने उसको क्या कहा, उसको हमने कहा इंडिविजुअल शेड्यूल डिमांड, ठीक है, यानी कि वो तालिका हो गई। अब उस तालिका को जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा, किस पे रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राफ पे, तो मेरे सामने एक कर्व आएगा जिसे मैं क्या कहूंगा, डिमांड कर्व कहूंगा। क्या कहूंगा, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व देखो क्या है, तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, चित्रीय, एक तरह से चित्र बना के आपको बताया जा रहा है, ग्राफ बना के आपको बताया जा रहा है। जो टेबल में जो डेटा था उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल है उसको किस में प्रेजेंट कर रहे हैं हम, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। वो तो देखो टेबल में भी था, टेबल में भी क्या था, पहले डेटा अरेंज नहीं था टेबल में, हमने उसको अरेंज करा तो वो शेड्यूल बन गया। अब उस शेड्यूल को अरेंज करा मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की आप डिमांड कर रहे हो, उसको हमने टेबल की फॉर्म में अरेंज करा, वो शेड्यूल बन गया। उस शेड्यूल को हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। और वहां पे आपको एक कर्व नजर आएगा जिसको हम कहेंगे डिमांड कर्व, ठीक है। तो मांग वक्र विभिन्न संभावित कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के बीच संबंध को व्यक्त करने वाली मांग अनुसूची का एक ग्राफिक चित्रण प्रस्तुति है, ग्राफिक प्रस्तुति है। क्लियर है? चलिए तो ये देखो, ये हमारा डिमांड कर्व है और हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन, एक कंज्यूमर जिसका नाम है ए, उसकी टेबल आपको दे रखी है, 1 रुपए पे 5 यूनिट, 2 रुपए पर 4 यूनिट, 3 रुपए पर 3 यूनिट और 4 रुपए पर 2 यूनिट और 5 रुपए पर 1 यूनिट। तो यहां पर आपको Px और Qx के बीच में जो रिलेशन दिख रहा है वो इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है, टेबल की फॉर्म में है। अब इस टेबल को मैं जब मैं ग्राफ पे लिखूंगा, ठीक है, हाँ जी, तो जो x एक्सेस है, ठीक है, इस पे मैं लूंगा क्वांटिटी और y एक्सेस पे क्या लूंगा मैं, y एक्सेस पे मैं लूंगा प्राइस, ठीक है। प्राइस ध्यान रखना आपका स्वतंत्र है,
है ना। हाँ, इंडिपेंडेंट है, और जो क्वांटिटी है वो क्या है, डिपेंड है। ठीक है, क्वांटिटी किस पे, प्राइस पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, प्राइस पर। तो जब प्राइस आपकी 1 रुपए है, हाँ जी, प्राइस आपकी क्या है, प्राइस आपकी 1 रुपए है। प्राइस कितनी है आपकी, 1 रुपए है। तो आप कितनी यूनिट की आप क्या कर रहे हो, प्राइस 1 है तो आप कितनी यूनिट की डिमांड कर रहे हो, आप 5 यूनिट की डिमांड कर रहे हो। कितने की कर रहे हो, 5 रुपए की। ठीक है, 5 यूनिट की। जब प्राइस 2 हो गई तो आप कितनी यूनिट की डिमांड कर रहे हो, 4 यूनिट की। जब प्राइस 3 हो गई, जो टेबल में लिख रहा है वही चित्र में बना रहा हूं बेटा मैं, 3 हो गई। जब प्राइस 4 रुपए है तो ये क्या हो गई, 2 हो गई। और जब प्राइस 5 रुपए है तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, 1 रुपए हो गई। अब ये जो हमारे पॉइंट है, इनको मैंने ये एक कर्व बना दिया मैंने। ठीक है, हाँ, इनको मिलाते हुए, तो ये जो कर्व है इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो बता रहा है रिलेशन बता रहा है। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, Px और Qx के मध्य रिलेशन बता रहा है ना। और ये रिलेशन कैसा बता रहा है कि भाई ये इनके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। ठीक है, और जो स्लोप है इसका, जो ढाल है, वो कैसा है, वो ऋणात्मक है, गिरता हुआ है। ठीक है, लेफ्ट से राइट। तो ये जो गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, ये कैसे गिर रहा है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम। तो डिमांड कर्व स्लोप कैसा है, ढाल कैसा है, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है, मतलब ढलान उसका कैसा है, नीचे गिरता हुआ है। ठीक है, और कह रहे हैं कैसे गिर रहा है, लेफ्ट से राइट गिर रहा है। ये दोनों चीज ध्यान रखने ना, स्लोप कैसा है, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप है, और वो लेफ्ट से राइट गिरता हुआ है। ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो कैसा रिलेशन बता रहा है, इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है जो डाउन स्लोप है, इनवर्स रिलेशन बताता है Px और आपके Qx के बीच में। यानी कि जो गुड्स है जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, उसकी प्राइस और जो गुड्स है उसकी मात्रा के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है, नेगेटिव। ठीक है, तो कह रहे हैं मांग वक्र का ढलान आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, और लेफ्ट टू राइट होता है, जो क्या बताता है, जो विपरीत संबंध को दर्शाता है। किसके बीच में बच्चा विपरीत संबंध दर्शाता है, तो ये विपरीत संबंध बताता है, इनवर्स रिलेशन बताता है Px और Qx के मध्य में, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन बताता है। ठीक है, हाँ, आगे क्या कह रहा है, हायर प्राइस लीड टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, लोअर प्राइस टू बी राइज इन क्वांटिटी डिमांड। भाई अगर प्राइस हाई होगी, ज्यादा प्राइस होगी, इनवर्स रिलेशन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं अगर प्राइस हाई होगी, ज्यादा प्राइस होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप कम क्वांटिटी की डिमांड करोगे, और अगर कम प्राइस होगी, है ना, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, आप हाई क्वांटिटी की डिमांड करोगे, मतलब ज्यादा क्वांटिटी की आप डिमांड करोगे, है ना। अब ऊंची कीमत मांग की मात्रा में कमी का कारण है। अगर ज्यादा प्राइस होगी तो मांग मात्रा कम हो जाएगी, और कम कीमत आपकी वस्तु की मांग मात्रा में क्या करता है, वृद्धि का कारण है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, ढलान कैसा है, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, है ना, लेफ्ट टू राइट, गिरता हुआ है नीचे। संबंध कैसा बताता है, विपरीत बताता है, Px और Qx के मध्य में। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस ज्यादा है तो वहां पे आप कम क्वांटिटी की डिमांड करोगे, और प्राइस अगर कम है तो आप ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करोगे। अब यही मार्केट की बात करें, मार्केट डिमांड कर्व क्या है। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। ये तो पता है आपको, अब ए और बी दो की बात हो रही है। हमारे मार्केट में दो कंज्यूमर है, एक गुड्स के, एक ए है एक बी है। उन दोनों की टोटल जब डिमांड को कर देंगे हम डिफरेंट प्राइस पर, जब हम डिमांड का टोटल कर देंगे, मैंने प्राइस का टोटल नहीं कहा, डिमांड, है ना, जो भी प्राइस है उस प्राइस पर ए जो डिमांड कर रहा है, बी जो डिमांड कर रहा है, जब हम उसका टोटल कर देंगे। और मुझे बताओ, डिमांड हम क्वांटिटी जो है हमारी वो कहां शो करते हैं, वो आधार अक्ष पे करते हैं, एक्स एक्सिस पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजेंटल समेशन, यानी कि जो
जो हमारा हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, क्या कहते हैं, क्षैतिज। तो क्षैतिज का क्या है, योग है। क्षैतिज का क्या है, योग है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है ना, डायग्राम देखते ही तुरंत समझ आ जाएगी जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। देखो, हाँ जी, अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बिल्कुल आप तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बेसिक से आप करा रहे हो, छोटी छोटी चीजें जो हमने बचपन में कभी स्टार्ट करी थी। तो बेटा मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने, ऐसा भी हो सकता है किताबों को कई सालों तक हाथ भी ना लगाया हो, ठीक है। इसलिए हमारे पॉलिसी ये रहती है, हमारा गोल ये रहता है, ऑब्जेक्ट ये रहता है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें और धीरे 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 उसको एडवांस लेवल पे जाएं, ताकि सब बच्चे क्या हो जाए, बराबर हो जाए वहां जाके। और फिर जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें तो हर एक बच्चे का दिमाग चले कि हाँ यार क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, है ना। इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल लास्ट नीचे से धरातल से उठा के आपको ले जा रहा हूं एडवांस लेवल पे। तो देखिए, तो प्राइस क्या है आपकी, ये है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। ये ए कंज्यूमर है और ये बी कंज्यूमर है। ये इनकी डिमांड हो गई, इनका टोटल कर दिया आपने 9, इन दोनों का कर दिया 7, इनका कर दिया 5 और इनका कर दिया आपने 3। अब देखो, ये एक्स का कर्व है और ये है किसका, सॉरी ए का है, ये बी का है। तो ये तो ए कंज्यूमर है और ये बी है। तो सर ये ए और बी का तो इंडिविजुअल हो गया। हाँ भाई हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, ये इंडिविजुअल है। तो ये मैंने इंडिविजुअल बना दिए। देखो, 1 पर 4, ठीक है, 2 पर 3, 3 पर 2, 4 पर 1, ये दूसरे का है। 1 पर 5, 2 पर 4, 3 पर 3, 4 रुपए पर 2 रुपए की क्वांटिटी, ये इंडिविजुअल हो गए। ये ए का इंडिविजुअल हो गया, ये बी का इंडिविजुअल हो गया। मैंने कहा मार्केट में हमने अजम्पशन ली थी 2 कंज्यूमर है। अब इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो चलो मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, 1 रुपए पर दोनों का टोटल बताओ कितना है, 9। तो ये देखो, ये 9 क्वांटिटी की डिमांड। अब कितना हो गया, 2 रुपए कीमत हो गई। दोनों का टोटल बताओ, दोनों का, ए और बी का, दोनों का टोटल कितना है, 7 रुपए, ये 7 हो गया, ठीक है। 3 रुपए पे बताओ, 3 रुपए पे, 3 रुपए पे कितना हो गया, 5 हो गया। 4 रुपए पे बताओ, 4 रुपए पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने इनका जो ये हॉरिजॉन्टल है, इनका मैंने जोड़ कर दिया। क्या कर दिया, जोड़। प्राइस तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। प्राइस तो देखो यहां भी वही है ना, ए के केस में और वाई के केस में देखोगे प्राइस वही है। क्या चेंज करा है मैंने जो इसका जो हॉरिजॉन्टल वो है, इनका मैंने टोटल कर दिया। 5 और 4 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5, है ना, और 1 और 2 3। और ये मेरे सामने ये जो कर्व आया है, इसको कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सर इसके भी सेम वही फीचर्स है जो इंडिविजुअल के थे, बिल्कुल। स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। और रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। फीचर्स वही है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम अपने तो पहले पढ़ लो इसका, रह रहा है मार्केट डिमांड कर्व ऑल्सो स्लोप कैसा बच्चा, डाउनवर्ड, ठीक है। इनवर्स रिलेशन कैसा बता रहा है, इनवर्स बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। क्लियर है, हाँ जी, मुझे नहीं लगता। हाँ, हिंदी में कहीं कहीं हम स्किप कर देंगे आपको। वैसे मैंने देखो दोनों के लिए मटेरियल तैयार करा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, साथ लेके चल रहे हैं हम दोनों को, ठीक है। हाँ, फिर भी जहां जहां सिंपल लगता है तो मैं इंग्लिश में काम चला देता हूं, ठीक है। हाँ, जहां लगेगा कि हाँ कुछ लग सकता है कि हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो मैं वहां पे करता हूं, जहां मुझे लगेगा कि बच्चे को दिक्कत आ सकती है। अब डिमांड फंक्शन क्या है, मांग फलन, अगला टॉपिक आ गया। तो पहले देखो लो टॉपिक कौन कौन से हमने कर लिए। पहले हमने देखो डिमांड समझा कि डिमांड है क्या, मांग क्या है, मांग का अर्थ क्या है, उसको समझने के लिए उसके एलिमेंट्स को समझा। तो हमारे सामने टोटल 5 कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। 3 और फिर बाद में 2, टोटल 5 हो गए। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा डिमांड कितने तरह की है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिमांड में हमने देखा 2 तरह की, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ठीक है। उसके जो डेटा थे उसको जब हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल शेड्यूल हो गया, डिमांड शेड्यूल हो गया और मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। फिर हमने उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखा तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल आपका
डिमांड कर्व हो गया और मार्केट डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, तो जो वस्तु की मांग है ना, जो डिमांड है, उसको कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। क्या बात करते हो सर, हमने तो अभी तक प्राइस ही देखा है। हाँ, आपको अभी तक यही समझाया है हमने कि एक जो प्राइस फैक्टर है उससे वस्तु की जो गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है? इफेक्ट होती है। लेकिन अब हम यहां पे सारे फैक्टर देखने वाले जिन जिन से हमारी गुड्स की डिमांड क्या होगी? इफेक्ट होगी। तो प्राइस तो आपको समझ आ गया। ठीक है, तो कह रहे डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस फैक्टर। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन है क्या? तो डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, ये एक रिलेशनशिप बता रहा है, संबंध बता रहा है। किसके बीच में संबंध बता रहा है? तो ये संबंध बता रहा है जो हमारी मांगी गई मात्रा है। ठीक है, जो वस्तु की जो मांग है, डिमांड फॉर कमोडिटी, वस्तु की जो मांग है, और उसको प्रभावित करने वाले, ठीक है, और विभिन्न कारकों के बीच में जिससे डिमांड इफेक्ट होती है, उनके बीच में रिलेशनशिप को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो डिमांड में कौन कौन से तत्व हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो पहला आता है हमारा खुद की प्राइस। जैसे अभी हमने देखा है ना, अभी हमने देखा कि यार गुड्स की जो प्राइस है, ठीक है, जैसे अगर एक आप एग्जांपल ले लो किसी भी गुड्स का, कि जैसे इस पेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ये पेन की प्राइस है ना, ये जो पेन की प्राइस है, ये मेरे पास पेन है, इस पेन की जो प्राइस है, इसकी जो मार्केट में डिमांड देखोगे, चाहे आप इंडिविजुअल देखो चाहे मार्केट, तो वो क्या है? इस गुड्स की जो प्राइस है वो इसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर ये मार्केट में पेन 10 रुपए का मिल रहा है तो आपको पता है बाजार में जो इसकी मांग देखने को मिलेगी वो कम मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसे 8 रुपए कर दूं तो मांग बढ़ जाएगी, है ना। मैं इसे 5 रुपए कर दूं और मांग बढ़ जाएगी। मैं इसे बेटा 2 रुपए कर दूं, अब 2 रुपए कर दिया, 2 रुपए में तो पूरा आप बॉक्स ले आओगे, क्या पता 10 रुपए में आप एक ही पेन लेके आओ। और जैसे ही मैंने इसका 2 रुपए करी तो 2 रुपए में अगर 25 पेन भी है ना तो आप पूरा का पूरा बॉक्स ले आओगे। और इस तरह के पेन आप लाते भी हो, आपको पता होगा मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूं, है ना, जो रफ काम में यूज आते हैं। 2 रुपए का आता है पेन, तो उसका पूरा बॉक्स ले आते हैं। 25 पेन आते हैं, उसमें 25 के 25 पेन, यानी कि हम 50 पेन की डिमांड कर रहे हैं। समझो, सोचो, समझो, 2 रुपए का पेन है। और यही अगर मैं कहूं 10 रुपए का पेन है, अब आप कितने लाओगे बताओ? कितने पैकेट लिया? कभी खरीदा है 25 पेन? बहुत कम बच्चे होंगे जो 10 रुपए वाले पेन, 10 रुपए प्राइस और 25 पेन लेके आ जाए मार्केट से, बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब एक पेन की प्राइस है ना, उसकी डिमांड को इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहां पे पहला पॉइंट यही है, यही है पहला पॉइंट आपका, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक एक को हम समझते जाएंगे। तो चलिए, तो ये देखिए, तो ये प्राइस है पेन की, पेन की प्राइस बढ़ेगी तो आप पेन की डिमांड क्या कर दोगे बच्चा? कम कर दोगे। और अगर पेन की प्राइस कम हुई, ये इधर लिखना था, ठीक है, हाँ जी, पेन की अगर प्राइस कम हुई px, और तो आपका qx क्या हो जाएगा? आपका qx क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। यानी कि प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी जो हमारी डिमांड है वो क्या होगी? कम होगी। और अगर पेन की प्राइस कम होगी तो हम ज्यादा पेन खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक गुड्स की प्राइस उसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। बताओ समझ आया नहीं आया? चलिए अगला पॉइंट आता है, अच्छा इसी में देख लेना, ये जो रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन, क्योंकि हर एक फैक्टर को हम देखेंगे ना तो रिलेशन जरूर देखेंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो प्राइस और जो गुड्स है उसकी डिमांड में क्या रिलेशन कैसा है वो भी देखेंगे। तो यहां पे जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड आप क्वांटिटी की डिमांड क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। प्राइस कम हो रही है, डिमांड आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। ये जो है रिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? नेगेटिव इनवर्स रिलेशन कहते हैं, विपरीत संबंध है। ये कैसा है बच्चा? ये विपरीत संबंध है। ठीक है, तो फैक्टर देखेंगे इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, साथ साथ में संबंध भी देखेंगे। तो संबंध कैसा हो गया? विपरीत संबंध हो गया। ठीक है, बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। यह वस्तु की अपनी कीमत और उसकी मांग के बीच में कैसा संबंध बताता है? विपरीत संबंध बताता है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ जी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि
मैं बात कर रहा हूं एक वस्तु की, और उस वस्तु की कीमत उसकी मांग मात्रा को प्रभावित करती है, तो वो पहले पॉइंट में कवर हो जाएगा। लेकिन दूसरी वस्तुओं की मूल्य और जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित कर दे, तो उसे कहते हैं हम संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है ना, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें मांग मात्रा को प्रभावित कर रही है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो इसको हमने दो जगह बांटा है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम कहते हैं स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं एक की जगह दूसरी जहां काम आ जाती है। जैसे हम कभी टी पी लेते हैं, कभी कॉफी पी लेते हैं ना, टी की जगह कॉफी, कॉफी की जगह टी। ऐसे ही हम कभी हम बॉल पेन यूज करते हैं, कभी हम इंक पेन यूज करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? कभी हम कोक पी लेते हैं, कभी हम पेप्सी पी लेते हैं। तो ये कैसी होती है? इंटरचेंजेबल होती है, एक के स्थान पे दूसरे को उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो देयर आर गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, इंटरचेंजेबल। एक वस्तु ऐसी वस्तु है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल चाय और कॉफी है ना, पेप्सी और कोक और बॉल पेन और इंक पेन, एक के स्थान पे हम दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन वस्तुएं कहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है इसमें। अब सर रिलेशन समझा दो। अब देखो मैं बात कर रहा हूं टी की प्राइस की। किसकी बात कर रहा हूं? टी की प्राइस की। और मैं टी की प्राइस, ध्यान देना, टी की प्राइस जब में चेंज आएगा तो टी की क्वांटिटी में तो चेंज आएगा ही आएगा। वो तो पहले पॉइंट में कवर हो गया। तो मैं पहले वही बता देता हूं। अगर मैं कहूं प्राइस ऑफ टी, मैं कहूं इंक्रीज हो गया, चाय की कीमतें बढ़ गई मार्केट में, है ना, तो मुझे बताओ आप जो क्वांटिटी है चाय की, मात्रा चाय की जो मांग है, वो कम कर दोगे नहीं कर दोगे? भाई चाय अगर महंगी हो जाएगी तो चाय पीनी आप कम कर दोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। ये पॉइंट पहले में कवर हो गया। दूसरे में क्या कवर होगा? अभी जो हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें क्या कवर होगा? उसमें कवर होगा कि प्राइस की कीमतें बढ़े और कॉफी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर प्राइस बढ़ेंगी हमारी टी की, तो हम कॉफी पीना ज्यादा शुरू कर देंगे। क्योंकि ठीक है यार, कॉफी आती है 20 रुपए की, चाय आती है 10 रुपए की। अब 10 रुपए की जगह अगर चाय 15 की हो जाएगी, तो हम कहेंगे यार क्या मतलब है, 5 रुपए एक्स्ट्रा देके क्यों ना कॉफी पी ली जाए। तो कॉफी की मांग मात्रा को कौन प्रभावित कर रहा है? चाय की कीमतें प्रभावित कर रही है। क्या बात है? कॉफी की मांग मात्रा को अगर कॉफी की कीमतें प्रभावित करेंगी तो पहले पॉइंट में कवर हो जाओगे। टी की मांग मात्रा को अगर टी की कीमतें प्रभावित करेगी तो पहले पे, यहां पे क्रॉस चल रहा है, क्रॉस बात हो रही है कॉफी की मांग मात्रा की, और वो खुद की प्राइस से तो इफेक्ट होता ही होता है। दूसरी वस्तु जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उसकी प्राइस जो कि कॉफी के कंपेयर, उसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या आती है? टी आती है। टी की प्राइस से भी वो इफेक्ट होता है। टी के प्राइस बढ़ेंगे, लोग कॉफी पीना ज्यादा शुरू कर देंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट सब इधर प्रतिस्थापित हो जाएंगे। टी के प्राइस कम होंगे, लोग कॉफी पीना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कॉफी की डिमांड ऊपर नीचे जा रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि टी की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ और कम रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जब हम इसका आपस में रिलेशन देखते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं? क्रॉस। नोट कर लेना, यह है क्रॉस डिमांड। तो क्या कहते हैं इसे? हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। अब मुझे बताओ रिलेशन क्या नजर आ रहा है आपको, है ना? मुझे बताओ, समझ में आया रिलेशन? टी की प्राइस बढ़ गई, आपने सबने कॉफी पीना शुरू कर दिया। रिलेशन कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। टी की प्राइस कम हो गई, लोग कॉफी की जगह चाय पर शिफ्ट होंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? कम होगी। साथ बढ़ रहे हैं, साथ घट रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, डिमांड फॉर गिव गुड्स, जो गुड्स दे रखे हैं, अदर गुड्स जो दे रखे हैं,
उसकी क्या करेगी, राइज करेगी, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसा संबंध, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी, जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत होगा, मतलब वाइस वर्सा, कम होगी तो फिर कम हो जाएगी। तो संबंध कैसा हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। ठीक है, हाँ। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ, जो एक के बिना दूसरा अधूरा, है ना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा, तुम मेरे बिना अधूरे। तो जैसे उदाहरण के लिए यहां पे देखो, उदाहरण कौन कौन सा है इसका, जैसे पेन और इंक, है ना, जैसे ब्रेड और बटर, क्या जोड़ी है, जैसे कार और पेट्रोल, जैसे हस्बैंड और वाइफ, है ना, एक के बगैर दूसरे अधूरे हैं। चलिए, तो ऐसे में यानी कि एक के बगैर दूसरे अधूरे, मतलब दोनों साथ साथ उपयोग में आ रहे हैं। दोनों कैसे आ रहे हैं, उनका उपयोग साथ साथ है ना, पेन और इंक, कार और पेट्रोल, ब्रेड और बटर, इनका उपयोग कैसा होता है, साथ साथ होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे की मांग को क्या करती है, पूरा करती है, जिनका उपयोग साथ साथ होता है, ये कहलाती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये भी क्या, जब हम कार की डिमांड की बात करेंगे तो पेट्रोल के प्राइस कार को इफेक्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। बस संबंध देखना है, कैसा देखना है, संबंध देखना है कि संबंध क्या होगा, रिलेशन क्या रहेगा, वो देखना है। तो देखो, हमने लिया है यहां पे, क्या लिया है, पेन और इंक ले लिए, तो पेन की प्राइस ऊपर जा रही है, और वो पेन की प्राइस हो गई, और इंक की जो डिमांड है उसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, उनको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो पेन की प्राइस है वो ऊपर जा रही है, यानी कि बढ़ रही है, तो इंक क्या हो गई, इंक आपकी क्या है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेन इंक ना रिलेट नहीं कर रहा सर, हाँ रिलेट जो करता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आजकल के पेन इंक बच्चे यूज नहीं कर रहे ना। हाँ, पेन लिया, खाली हुआ, फेंक दिया, है ना। पहले क्या होता, पहले वो आते थे इंक वाले पेन आते थे, हम डब्बी साथ रखते थे बचपन में, उसमें भरते थे हम। तो अब वो ऐसा नहीं है, तो रिलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, कार और पेट्रोल रिलेट करोगे, है ना, क्योंकि आप सभी के पास व्हीकल होगा और कहीं ना कहीं आप पेट्रोल पंप पे जाते होगे, तो आप देखना, है ना, आप ये ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे वैसे वैसे हम सब व्हीकल को क्या करते जा रहे हैं, उसकी डिमांड क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। अगर यही पेट्रोल आज 100 से पार है, अगर सोचो यही पेट्रोल 30-35 रुपए प्रति लीटर मिलने लग जाए, सोचो व्हीकल कितने बढ़ जाएंगे रोड पे, क्योंकि व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो पेट्रोल के प्राइस कम हो रहे हैं तो व्हीकल धड़ाधड़ उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। कैसे, देखो दोनों हाथ विपरीत जा रहे हैं, प्राइस में कम कर रहा हूं किसकी, पेट्रोल की, और व्हीकल किसके, व्हीकल जो है उसकी व्हीकल की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मैं कहूंगा पेट्रोल के प्राइस अगर 100 की जगह सोचो 200 रुपए हो जाए, तो आप व्हीकल क्या कर दोगे, उसकी डिमांड क्या कर दोगे, व्हीकल की कम कर दोगे। इसका मतलब एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग, समझ रहे हो, कोई जोड़ी नहीं बैठ रही है। जोड़ी कब बैठती, उस वस्तु की बात करो ना यार, उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु की प्राइस की बात करो, तो पहले पॉइंट में कवर हो जाएगा। यहां जब भी तो कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो यानी कि कार की मात्रा को, मांग मात्रा को इफेक्ट कर रहे हैं पेट्रोल के प्राइस। जब आप इन दोनों के बीच में कनेक्शन देखते हो ना, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं। और संबंध आपको पता ही लग गया होगा, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कार की मात्रा, मांग मात्रा कम हो रही है, पेट्रोल की प्राइस कम हो रहे हैं, कार की मांग मात्रा बढ़ रही है। तो आपको पता लग गया होगा रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, विपरीत संबंध हो गया। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, इंक्रीज, गुड्स इंक्रीज, डिमांड फॉर अ गिव गुड्स फॉल। तो कह रहे हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो अदर गुड्स की है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और वाइस वर्सा सेम, अगर प्राइस कम होएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये संबंध कैसा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। ठीक है, अब इसको डायग्राम से भी समझा रखा है। हाँ जी, डायग्राम से भी समझा रखा है आपको। क्या है देखो, कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये हो गया टी के प्राइस
तो ये देखो पहले प्राइस ये था P0 और हम कॉफी की डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे कॉफी है और यहाँ पर प्राइस है, दोनों आधार एक्स एक्स है और वाई एक्सेस पे अलग अलग मिलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टी की प्राइस है, यहाँ पे कॉफी की क्वांटिटी, तो ये P0 पे P0 था। अब प्राइस टी के बढ़ गए, टी के प्राइस बढ़ेंगे तो आपने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी, टी के प्राइस कम हो गए, आपने कॉफी की डिमांड क्या कर दी, कॉफी की डिमांड कम कर दी। अब ये जो यहाँ पे डिमांड कर्व बनता है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको कहते हैं अपवार्ड। क्या कहते हैं? अपवार्ड। तो डिमांड कर्व कैसा हो गया, इनके बीच में जो संबंध बता रहा है, यानी कि चाय की कीमतें और कॉफी की मात्रा के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो पॉजिटिव रिलेशन है, अपवार्ड है। और ये जा रहा है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। समझ आया नहीं है? 3 पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे। हाँ जी, तो पेट्रोल के प्राइस कितने थे? P0 थे, और कार की जो क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी थी? Q0 थी। जैसे ही पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे कि आजकल बढ़ भी रहे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और आपने क्या करा, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा तो आपने क्वांटिटी क्या कर दी? कम कर दी। कैसा रिलेशन हो गया? नेगेटिव, इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है। और जैसे ही प्राइस आपके P1 हुए, यानी कि प्राइस आपके पेट्रोल के कम हुए, तो आपने क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी? कार की मात्रा कितनी कर दी? Q2 कर दी। प्राइस कम, कार की मांग मात्रा ज्यादा, तो कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स। तो रिलेशन इनवर्स हो गया, विपरीत संबंध हो गया, रिश्ता हो गया, डाउनवर्ड हो गया। ये जो डिमांड कर्व है कैसा है? डाउनवर्ड है। और कैसा आ रहा है? ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो ये कैसा आ रहा है? लेफ्ट टू राइट आ रहा है। समझ आया नहीं आया? तो चलिए, ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो 2 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा फैक्टर आता है इनकम, कि इनकम भी गुड्स की डिमांड है, जो मांग मात्रा है उसको इफेक्ट करती है। एक कंज्यूमर की इनकम सीधी सी करेगी इफेक्ट। भाई अगर मेरी इनकम, सोचो मेरी इनकम, आपकी इनकम, आप अगर आपकी नहीं है तो आप अपनी फैमिली में ले लो, आपके पिताजी की इनकम, अगर हम सबकी इनकम सोचो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना बढ़ जाए, तो क्या हम अपने जीवन में जितने भी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं उनकी हम मांग मात्रा बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे। और अगर यही इनकम हमारी कम होती चली जाएगी तो हम मांगी जाने वाली मात्राओं को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि एक कंज्यूमर की इनकम उसके द्वारा मांगी गई मात्रा को क्या करती है? इफेक्ट करती है। अब ये जो इफेक्ट होता है ये गुड्स पे डिपेंड करता है। आपको तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन कई बार गुड्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे? कई तरह के गुड्स, है ना। तो अभी तो सिंपल गुड्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी, आप डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम कम होगी, आप डिमांड को कम कर दोगे। ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं हाँ इंफीरियर गुड्स की, यानी कि मोटे अनाज की अगर हम बात करें, है ना। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? क्या थे भाई, हम बहुत गरीबी में रह रहे थे, और गरीबी में रह रहे थे तो मोटा अनाज खाते थे, है ना। मोटा अनाज मिलता है, आपको देखना मार्केट में चावल मिलते हैं, मोटे चावल, बहुत सस्ते होता है वो मोटा अनाज, मोटे चावल जो होते हैं, तो वो हम खा के अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, हमारे पिताजी की आय अचानक से 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। अब हम कह रहे हैं कि अब हम मोटा अनाज क्यों खाएं? समझ रहे हो मेरी बात? भाई हम पहले खा रहे थे, पहले हम गरीब थे, हमारे पास आय नहीं थी, है ना, आय के साधन नहीं थे, जितनी थी उसमें हम मोटा अनाज कर सकते थे गुजारा। लेकिन हमारे पिताजी लग गए गवर्नमेंट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब लग गए, हमारी आय का साधन हो गया। अच्छा, तो अब हम कह रहे हैं कि अब हम मोटा अनाज, अब तो हम बासमती चावल खाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो हम मोटे अनाज, मतलब आय बढ़ी और हमने मोटे अनाज की मांग मात्रा कम कर दी। सर अभी तो आप कह रहे थे पॉजिटिव रिलेशन होता है। बेटा नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होता है, मोटा अनाज इंफीरियर गुड्स में आता है, नॉर्मल गुड्स में नहीं आता है। ठीक है। हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको घटिया वस्तुएं। तो जो इंफीरियर गुड्स है, तो नॉर्मल गुड्स में तो पॉजिटिव रिलेशन है, आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम कम करोगी, आप डिमांड कर दोगे। कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव हो गया, अपवार्ड हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया। लेकिन अगर बात करें हम इंफीरियर गुड्स की, तो वहां पे इनकम और डिमांड के बीच में, वापस ध्यान रखना, हाँ गिफिन गुड्स और आएगा अभी, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं गिफिन और इंफीरियर में। इंफीरियर किसके बीच में रिलेशन बताता है?
इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। मतलब आप पहले आपकी इनकम ये थी और आप यानी कि P0 आपकी I0 आपकी इनकम थी और आप Q0 का क्या कर रहे थे? आप डिमांड कर रहे थे, मोटा अनाज खा रहे थे। आपकी आय बढ़ गई तो आप मोटे अनाज से बेटा शिफ्ट, मोटा अनाज अब आप नहीं खाओगे, बासमती खाओगे आप, ठीक है? तो मोटा अनाज हम कम कर देंगे। लेकिन अगर हमारी आय कम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम मोटा अनाज और ज्यादा इसको बढ़ा देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो कैसा रिलेशन हो गया? कैसा रिलेशन हो गया? किसके बीच में? ध्यान रखना, इनकम और डिमांड के बीच में। इनवर्स गुड्स में रिलेशन कैसा हो गया? नेगेटिव रिलेशन हो गया। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कितने फैक्टर हो गए? हाँ जी बस खत्म। चौथा फैक्टर बहुत सिंपल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम चौथे फैक्टर में। भाई अगर आपका फेवरेबल है, यानी कि गुड्स ऐसा है कि आपको उसका टेस्ट, आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपके फेवर में, यानी कि जिस तरह का मार्केट में कपड़े चल रहे हैं वही आपको पसंद है, तो ऐसे में जब मार्केट में वही प्रोडक्शन होगा जो लोगों को पसंद आ रहा है तो डिमांड सीधी सी बात है बढ़ती जाएगी, ठीक है? और अगर अनफेवरेबल होगा तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो एक टेस्ट और प्रेफरेंस भी है ना क्या करता है? डिमांड को, गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई अब आने वाले समय में गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है? जैसे कोरोना के टाइम में हो रहा था, कोरोना के टाइम में सप्लाई नहीं हो पा रही थी तो सबको पता था स्टॉक लिमिटेड है, माल आ नहीं रहा है ना, बाहर सारे राज्यों के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लोगों ने क्या करा? स्टॉक करना शुरू करें। उनको पता था कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा। तो फ्यूचर में जब आपको लगता है किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, जैसे मान लो आज मंथ का एंड हो रहा है ना, 31 मार्च, और आपको पता है कि सरकार ने तेल के दाम बढ़ा दिए पर 1 अप्रैल से लागू होंगे, तो आप क्या करोगे? आप सारी घर की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी सबकी टंकी 31 मार्च को आप फुल करा लोगे कि भाई फुल कर दो, कल तो इसके ऊपर प्राइस बढ़ जाएंगे और हमको फिर बढ़ी हुई प्राइस पे चीजें नहीं खरीदनी, आज खरीदनी है। तो अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाते हो जिससे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आज ही उसकी डिमांड को क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो ये फैक्टर भी आपकी डिमांड को क्या करता है? इफेक्ट करता है। यदि भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है तो जो लोग हैं वो वर्तमान अवधि में अधिक सामान खरीदेंगे। समझ आया? इसके बाद छठा पॉइंट आता है आपका पॉपुलेशन। यार पॉपुलेशन का तो ऐसी बात है, भारत देश है, लगभग 140 करोड़ के पार चली गई हमारी जनसंख्या, है ना? तो जितनी ज्यादा जिस देश में जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, है ना? पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन कम होगी, अब ऑस्ट्रेलिया में देखो, भारत से कंपैरिजन करो, हर एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है हमारे हर साल पे, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है हमारे यहाँ। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कम देखोगे तो वहां पे आपको देखेगा कि वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं है, इतनी ज्यादा कम है, तो वहां पे डिमांड भी अगर आप देखोगे तो डिमांड भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है? फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक देश में बेटा सबसे बड़ा मुद्दा है ना, सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि आय में असमानता। लोग अमीर ज्यादा हैं। अगर भारत देश की हम बात करें तो आपको देखेगा अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा नेटवर्थ है, मतलब बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा नेटवर्थ है, ठीक है? और बहुत ज्यादा लोग ऐसे जिनके पास नेटवर्थ का बहुत कम हिस्सा है। मतलब कहने का मतलब अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। ये खाई जो है इसको सरकार दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही है कि इसको कम किया जाए, तभी देश खुशहाल हो पाता है, ठीक है? तो अगर जहां पर आय की जो समानता है देखने को मिलती है ना, कि हर किसी में आय की समानता देखने को मिलती है, यानी कि सबकी इनकम का स्तर एक जैसा है, ठीक है? तो ऐसे देश में नेसेसिटी जो गुड्स है, जो अनिवार्य वस्तुएं जैसे दूध हो गया, दाल हो गया, है ना, आपके गेहूं हो गए, ये जो अनिवार्य वस्तु जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसकी डिमांड हाई मिलेगी देखने को, अगर आय की समानता है ना, आय की समानता है। जो खाई है ना वो नहीं है बीच में, अमीर और गरीब कुछ नहीं है, सब बराबर बराबर है, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में नेसेसिटी गुड्स की डिमांड ज्यादा मिलेगी, लेकिन वहीं लग्जरी गुड्स की डिमांड कम होगी, क्योंकि कोई यहां पे इतना अमीर होगा ही नहीं जो बेटा अपने कपड़ों में डायमंड लगवा ले, है ना, 50-50 लाख के सूट बनवा ले, ऐसा कोई अमीर है ही नहीं, सब लगभग बराबर बराबर के आय कमा रहे। तो ऐसी स्थिति में देश के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसी स्थिति वहां पे नेसेसिटी गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन अगर आय की असमानता ज्यादा है, ठीक है, आय की असमानता ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में
आय की असमानता अगर ज्यादा होगी, ठीक है, गरीब गरीब ज्यादा होएगा, अमीर अमीर ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको कि भाई जो जिनके पास आय स्तर कम है तो वहां पे आपको डिमांड कम देखने को मिलेगी। मतलब समानता है तो आपको मांग अधिक देखने को मिलेगी, और असमानता है तो आपको मांग कैसे देखने मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। इसमें 2 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी, वो आप ऐड कर सकते हो। एक एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। 8 और 9 पॉइंट बना सकते हो, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेती है, सोचो आपके पास 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए में से अगर मैं कहूं 30 रुपए टैक्स दे दो, आपके पास कितना बचा, 70 में आप डिमांड करोगे। अगर यही टैक्स रेट में 10 रुपए कर दूं, 100 रुपए में से मैंने आपसे 10 रुपए टैक्स लिया, अब आपके पास कितना बचा, 90 अब ज्यादा आप डिमांड, तो 70 में ज्यादा डिमांड कर रहे थे, 90 में कर रहे थे, तो आप कहोगे 90 में। इसका मतलब टैक्स रेट जहां पर सरकार की कम होती है ना, जिस देश में, वहां पर डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पे टैक्स रेट हाई होती है तो वहां पे आपको डिमांड कम देखने को मिलती है। विज्ञापन भी बहुत बड़ा रोल है ना। आजकल जितनी भी सेलिब्रिटी है सबसे विज्ञापन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उनके फैन होते हैं, तो फैन फॉलोइंग होती है उनकी, तो वो जैसा करते हैं उनको ही कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो वो स्लाइस का ऐड कर रहे हैं, तो स्लाइस का ऐड कर, उन्होंने जीवन में कभी स्लाइस नहीं पी होगी, ठीक है, लेकिन वो विज्ञापन कर रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं कि भाई हम तो जीवन में स्लाइस ही पीते हैं। तो उनको जो फॉलो करते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी मांग प्रभावित होती है विज्ञापन की वजह से। तो मैंने यहां पे 9 फैक्टर आपको बता दिए जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इसी को ही, इसके बीच में जब हम मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच संबंध बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपको मैं मांग फलन बता देता हूं बस, फिर हम क्लास का एंड। तो ये हमारा इंडिविजुअल मांग फलन हो गया, जिसमें खुद की गुड्स की प्राइस हो गई, रिलेटेड गुड्स की हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया और एक्सपेक्टेशन हो गई, और इसमें पॉपुलेशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और जुड़ जाएगा, तो ये दोनों और ऐड हो जाएंगे, तो ये मार्केट का आपका क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल और ये मार्केट दोनों के मैंने आपको फंक्शन दे दिए हैं, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्लास में, अभी लेक्चर बच रहा है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें पढ़ने को, तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। बाय बाय, जय हिंद।